एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो बच्चों, आज हम लोगों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आपका 13th क्लास है। इसके पहले 12th क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केस 3, जिसको हमने फ्लो चार्ट में आपको लिखवाया था। और बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। तो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि अब हम लोग आज पढ़ेंगे मेनली केस 3। तो आप लिखो केस 3। और केस 3 क्या था हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो केस 3 था अपना बच्चों की आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप इज़ नॉट फिक्स्ड। तो एक बार लिख लेते हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड number of objects in a group is not fixed। तो इसमें करना क्या है, तो एक एक करके मैं पहले एग्जांपल से आपको थ्योरी समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे, है ना। क्वेश्चन करने में कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार थ्योरी समझ में आ गई तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं इनटू, और आपको दिया है 2 ग्रुप्स। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स इन ए ग्रुप इज़ फिक्स नहीं है, ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो अब हम लोग अगर डिवीज़न का मेथड निकालें कि कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो एक तरफ 0, एक तरफ 4, फिर दूसरा केस होगा 1 3, तीसरा होगा 2 2। तो डिवीज़न के कितने मेथड हैं, तो आप कहोगे 3 वेज। ये हमने मैनुअली गिना। अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जैसे जहाँ तक सवाल है डिस्ट्रीब्यूशन, और एक चीज़ मैं अभी बता दूं बच्चों, मैंने डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने बता रखा है। डिवीज़न का मतलब कि हमें सिंपली ग्रुपिंग करनी है, वो ग्रुप कहाँ जाता है उससे हमें कोई मैटर नहीं करता। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो ग्रुप कहाँ जाता है ये भी काउंट करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो 0 4, फिर 1 3, फिर आपका 2 2, फिर आप कह सकते हो 3 1 और 4 0। तो ये कितने तरीके हो गए, तो देयर आर 5 वेज। यहाँ तक हो गया। मतलब 4 ऑब्जेक्ट को आपको 2 ग्रुप में डिवाइड करना हो, 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को, तो उसका नंबर ऑफ़ वेज कितना है, तो देयर आर 3 नंबर ऑफ़ वेज। और अगर 2 ग्रुप में अगर आपको 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसका नंबर ऑफ़ वेज कितना होगा, तो उसका नंबर ऑफ़ वेज होगा 5। अब देखिए कि इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने ये 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स लिया और एक इसके साथ पार्टीशन ले लिया, इसीलिए इसको कहा जाता है पार्टीशन थ्योरी। हम एक एक करके लिखवा देंगे। और इनका नंबर ऑफ़ वेज ऑफ अरेंजमेंट लिखा जाए, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो टोटल आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें 4 आइडेंटिकल हैं, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 5। और ध्यान से देखो इन दोनों नंबर में वो किसके इक्वल आता है, तो आप कह सकते हो कि विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स into 2 ग्रुप्स। ये जो नंबर आया है ये बेसिकली किसके इक्वल आया है, तो ये नंबर आया है, आप कहोगे कि ये जो डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन में लिखे हैं हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ये उसके इक्वल आया है। क्या किया हमने शुरू से, हमने कहा कि आप 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लीजिए। आप दूर से देखोगे तो हो सकता है ये आपको अलग अलग दिखेगा, लेकिन बच्चों ये आइडेंटिकल है, ये आप एज्यूम कर लेना। डिवीज़न के निकाले हमने 3 मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन के निकाले 5 मेथड। अब इन 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के साथ एक ये डिवाइडर या पार्टीशन या जो भी कहते हो, जो एक लाइन जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, अगर वो हम लेते हैं तो इनका नंबर ऑफ़ वेज ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा,
तो टोटल हो जाएंगे 5 ऑब्जेक्ट्स जिसमें 4 आइडेंटिकल हैं। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी कर रखी है बच्चों। तो दिस इज इक्वल टू 5 और ये 5 किसके इक्वल है इन दोनों में, तो विच इज़ वेज ऑफ नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन 2 ग्रुप्स। तो एक चीज़ यहाँ पे लिमिटेशन है बच्चों कि यहाँ से जो भी मिलेगा वो हमें नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही मिलेगा, और इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग पार्टीशन थ्योरी। पार्टीशन मतलब डिवाइडर, इसी को कहा जाता है पार्टीशन थ्योरी। अब ये थ्योरी कैसे वर्क करती है इस पे हम लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया कि आपने क्या किया। अब देखिएगा ये पार्टीशन जैसे मूव करेगा आपके डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर्स ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। तो मैं अब समझाता हूँ कि हाउ इट वर्क। तो देखिए वर्किंग कैसे है। तो हमने क्या कहा था कि आप 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए और एक पार्टीशन लीजिए। तो ये हमने एक पार्टीशन लिया, अब इनका अरेंजमेंट लिख रहे हैं। तो एक अरेंजमेंट आपको दिख ही रहा है, दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है कि 3 एक कर दें ऐसे, फिर तीसरा अरेंजमेंट हो सकता है इस तरह से, यहाँ आ गया वो डिवाइडर। फोर्थ अरेंजमेंट हो सकता है डिवाइडर यहाँ पहुँच गया यहाँ, और पांचवा अरेंजमेंट हो सकता है कि इस तरह से हमने बना दिया। तो ये 5 होंगे। आप ऐसे समझो कि डिवाइडर के एक तरफ क्या है, एक ग्रुप है और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप है। तो यहाँ बेसिकली हम 4 0 लिख रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग 3 1 लिखे हैं, फिर 2 2 लिखे हैं, फिर 1 3 लिखे हैं और लास्ट में 0 4 लिखे हैं। तो यही था अपने नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब वे डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली लिख देते हैं क्योंकि नंबर तो हम लोगों को मालूम ही है। दिस इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन के कितने नंबर हमने बताए थे, तो टोटल 5 बताए थे। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि ये जो थ्योरी है ये तो मान लीजिए वर्क कर दी, लेकिन ये जो डिवाइडर ला रहे हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हम लोगों को इनिशियल स्टेज से दिए हैं। अब ये जो डिवाइडर लाए हैं ये डिस्टिंक्ट लाए हैं या आइडेंटिकल लाए हैं, ये चीज़ समझते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल लिखते हैं। लेट 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स। तो आपको एक डिवाइडर से तो काम बनेगा नहीं, कितने डिवाइडर लाना होगा, आपको लाना होगा टोटल 2 डिवाइडर। तभी तो 3, एक से जैसे 2 पार्ट किया तो 2 से 3 पार्ट करेंगे, 3 से 4, 4 से 5। मतलब आपको अगर R पार्ट करना है तो R-1 पार्टीशन चाहिए। अब हमारे मन में एक कन्फ्यूजन आ गया है, हमारे मतलब एक बिगिनिंग स्टूडेंट के मन में, जैसे आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये जो डिवाइडर ला रहे हैं ये आइडेंटिकल लाएंगे या डिस्टिंक्ट लाएंगे। तो उसके लिए समझते हैं हम लोग ऐसा करते हैं कि पहला केस में डिस्टिंक्ट ही उठा लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपने डिवाइडर लाया और इस तरह के डिवाइडर हैं, ये आपको डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जब इनका नंबर ऑफ़ वेज लिखोगे तो सपोज़ ये आपने लिखा है केस में इस तरह से, क्लियर। तो कोई भी एक केस बना देते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके ये 3 ग्रुप हैं, ग्रुप मतलब C1 C2 C3 ऐसे लिख देता हूँ। तो इधर कितने हैं, तो आपके 2, बीच में 1 और 1, ये है डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर जो अभी मैं सिखा रहा था। यहाँ पे टेबल बना के आप इस तरह से बनाओगे। अब क्या होगा कि इनका अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट्स को सेम रखें और इनका इंटरनल अरेंजमेंट इस तरह से हो सकता है केवल पार्टीशन का। तो आपका अभी ग्रुप क्या है, तो 2 1 1। आप ध्यान से देखो ये क्या है, ये आपका सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। ये चीज़ बच्चों समझना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर सेम है। सेम कैसे, तो हम तो सोच रहे थे कि अलग अलग आएगा, क्योंकि ये देखिए नॉर्मली क्या होता है, चीज़ों को डिस्टिंक्ट मानना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिकल मानने से उनका जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो काउंट नहीं हो पाएगा। हम जानबूझ के गलती किए हैं। हम जब 2 पार्टीशन लाना था तो हम अलग अलग उठाए, मेरा मर्जी, मैं लाऊंगा अलग अलग पार्टीशन। तो उसके बाद क्या है कि ये 2 1 1, ये जो ग्रुपिंग है मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 1 1 का किया। मतलब पहले ग्रुप में आप कह सकते हो 2 ऑब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप में 1, तीसरे ग्रुप में भी 1। अगर इनका ये अगर डिस्टिंक्ट हैं तो इनका इंटरनल अरेंजमेंट भी सेम होगा, मतलब काउंट होगा, और बाकी चीज़ों को सेम रखते हुए। तो हमने इनको आपस में एक्सचेंज कर दिया और बाकी को कोई टच नहीं किया। तो अब क्या हुआ कि ये आपका नया अरेंजमेंट दिख रहा है कि ये जो हाईलाइटेड वाला पार्टीशन है यहाँ राइट साइड में है, लेफ़्ट साइड में पहचान तो जाओगे ना,
इतना तो पहचान ही जाओगे। तो मैं अगर पूछूंगा कि इसके करस्पॉन्डिंग ध्यान, वर्ड टू बी नोटेड, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आप कहोगे 2 1 1 है। अब मैं ये पूछूं बच्चों कि ये पार्टीशन लाना आपका इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव है या डिस्ट्रीब्यूट करना ऑब्जेक्टिव है, मतलब क्वेश्चन क्या दिया है, पार्टीशन लाने के लिए कहा है, तो कहोगे कि नहीं। तो क्या कहने के लिए कहा है, तो कहोगे कि सर डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टीशन तो अपने शौकिये के लिए लाए हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो 1 पार्टीशन, 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 पार्टीशन, 4 पार्ट में करना है तो 3 पार्टीशन, R पार्ट में करना है तो R-1 पार्टीशन। तो ये जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव है तो हम वो काम नहीं करेंगे जिससे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फ़र्क पड़े। जैसे मान लीजिए 50 आंसर आ रहा है तो आप गलती से भी कोई काम वो नहीं करोगे जिससे आंसर आपका एक्सीड कर जाए या कम हो जाए। तो फिर यहाँ इस तरह से लिखने से आपका ये जो नंबर ऑफ़ वेज ऑफ अरेंजमेंट है ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ आप आंसर लिखोगे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कहेंगे कि टोटल अपने 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए जिसमें 4 आइडेंटिकल हैं, तो ये 30 जो लिख रहे हैं ये चीज़ तो गलत हो गई ना। ये क्यों गलत हो गई, क्योंकि आप कहोगे कि यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेम है लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग है। तो ये अरेंजमेंट वाली थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आपको मैच करानी है तो हम चाहेंगे कि ये दोनों केस सेम बन जाए। तो इन दोनों केस को सेम बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों एक तरीका है, और वो तरीका क्या है, वो तरीका क्या है बच्चों, कुछ तो बताओ। खाली पढ़ रहे हो, कथा कहानी सुन रहे हो तुम लोग, मुझे पता है बेटा, समझ रहा हूँ मैं, बताओ जल्दी। डिस्ट्रीब्यूशन ये जो मैं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा आंसर काउंट हो रहा है, 23 एक्स्ट्रा आंसर को आपके पास, मतलब ये ऐसा कोई मेथड है कि जिससे ये एक्स्ट्रा आंसर काउंट ना हो। तो आप कहोगे यस, वो कौन सा मेथड, तो आप कहोगे कि सर ये जो आप अलग अलग बनाए हो ना, इनको आप क्या कर दो, सेम कर दो। तो यहाँ से हम लोगों को कंक्लूजन मिलता है, सो वी टेक 2 आइडेंटिकल पार्टीशन। तो ये चीज़ नोट करके हम लोग लिखेंगे, आफ्टर डिस्कशन हियर वी टेक 2 आइडेंटिकल पार्टीशन, तभी अपना काम बनेगा। और इस केस में क्या होगा, अब मैं इसको लिख देता हूँ, लेकिन पहले एक बार अच्छे से समझा दूँ बच्चों। देखो एक केस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर 2 पार्ट करना है तो आप कह सकते हो पार्टीशन कलरफुल लाइए या विदाउट कलर लाइए या नीरस कलर का ला दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 2-3 पार्ट में डिवाइड करना होगा तो 2 डिवाइडर लाएंगे, वो हम लोगों ने कंक्लूड किया कि सेम लाएंगे, क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट लाएंगे तो केसेज ओवरलैप करने लगेंगे, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, जबकि हमें 15 चाहिए आंसर, मतलब 6C2, तो 6C2 मतलब 15, तो 6C2 15 ही होता है ना, हाँ बिल्कुल सही, 15 आंसर चाहिए। तो इसको सेम करने का बस एक ही तरीका है कि ये जो इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टीशन आ रहा था इसको कैंसिल आउट कर दें, और ये कैंसिल आउट करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप आइडेंटिकल पार्टीशन लीजिए। तो यहाँ से हम लोगों को ये भी कहानी क्लियर हो गई है कि पार्टीशन भी आइडेंटिकल, अपने ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिकल, मतलब ये वही केस है कि 2 टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे नॉर्मली। तो इस तरह से हमने ये थ्योरी कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग कंक्लूड करते हैं और एक रिजल्ट लिख लेते हैं। तो लिखिए नोट पॉइंट। तो नोट में मैं ये लिखवा रहा हूँ कि 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट in 2 groups, we take 2 identical party into 3 groups, लिखिएगा आइडेंटिकल पार्टीशन। क्योंकि आप कह सकते हो कि सर 2 ग्रुप के लिए तो एक ही पार्टीशन चाहिए, तो एक आइडेंटिकल हो या डिस्टिंक्ट हो क्या फ़र्क पड़ता है आपको, लेकिन हाँ 3 के लिए आपको 2 आइडेंटिकल पार्टीशन लाना होगा। एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिखोगे,
तो टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपके पास कहानी टोटल ये दिखेगी कि 4 ये ऑब्जेक्ट्स हैं और ये 2 पार्टीशन आपने आइडेंटिकल उठाया है, तो इनका नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट ही अपना आंसर हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 15। क्लियर। उसी तरह से फॉर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, और एक चीज़ आप ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पहले ही कंफर्म कर चुके हैं, क्योंकि जब अरेंजमेंट किए थे तो जो 5 आया था आंसर वो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल आया था। इसका मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर ही मिलेगा। ये आप कह सकते हो कि इस थ्योरी की लिमिटेशन है। अगर आपको डिवीज़न करना होगा, बाई चांस वैसे क्वेश्चन कभी आए नहीं हैं, लेकिन अगर आ गए, क्योंकि हम हर चीज़ से प्रिपेयर रहेंगे, तो आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न को मैनुअली लिखेंगे। मैनुअली मतलब जैसे हम वहाँ लिखे थे ना 0 4 1 3 2 2 3 केस लिखे थे, तो उसी तरह से आप लिखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 केसेस बनते हैं, ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में आएगा उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये याद रखिएगा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इन R ग्रुप्स वी टेक R-1 आइडेंटिकल पार्टीशन and number of ways of distribution इक्वल टू, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, तो n + R-1, जिसमें n एक टाइप के हैं और R-1 अदर टाइप के हैं। तो इसी को आप लिखते हो n + R-1c R-1। इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको याद रखेंगे, ये बेहतर है। आपको क्या करना है कि टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों कि पॉइंट ये है कि यहाँ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और अपने पार्टीशन भी आइडेंटिकल आ रहे हैं। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, तो n + R-1, जिसमें n एक टाइप के हैं और R-1 दूसरे टाइप के हैं। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी थ्योरी पढ़ के आए हैं, तो हम लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। तो थ्योरी बस इतना ही होता है। अब इसमें कुछ केसेस होते हैं जो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से अपना क्लियर कर लेंगे। तो जितना हम 3 से 4 क्वेश्चन बताएंगे, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों। अगर आप पढ़ना चाहते हो रियली, तो वीडियो की लेंथ पे मत जाइए, हम कंटेंट कवर कर रहे हैं। हमारी वीडियो की एक स्पेशलिटी है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि हमने वीडियो 5 मिनट का बनाया, कोई कंटेंट ही नहीं क्लियर हुआ, या ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक बना दिया जिससे आप सीधे एग्ज़ाम में मुंह के बल गिर जाओ और सारे दांत टूट जाएं आपके। वो काम हम नहीं करेंगे। भले आपको थोड़ा कंफर्ट जोन नहीं लगेगा, मैं आपके कंफर्टनेस के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चा मेरा जब वीडियो पढ़े तो उसको लगे कि हाँ हमें पार्टीशन थ्योरी कुछ समझ में आई, कुछ पल्ले पड़ा। अब ये एक वीडियो भी पढ़ लिया और आगे जाके कह रहे कि यार क्या बेवकूफ़ बनाया इसने, वीडियो भी देखा कुछ मिला भी नहीं। वो काम नहीं होगा मेरे पास। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप हर वीडियो पढ़ते हैं तो एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि आज ही पढ़ लो सारा चीज़। आप जिस हिसाब से, जितना आपकी स्पीड है उस हिसाब से पढ़िए। मेरे अपलोडिंग की स्पीड पे मत जाइए कि रस कम कर पाते हैं, ज़्यादा कर पाते हैं, वो सब। तो अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से, मैंने कहा कि अब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अब हम लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं, लेकिन आप एक चीज़ करिए, पहले आराम से हमारा वीडियो रोकिए, पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए इत्मीनान से कॉपी पे। आप एक एक करके भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मैं डिस्कस नहीं करूँगा तब तक ये स्क्रीन पे ऐसे ही पड़ा रहेगा क्वेश्चन। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले नोट कर लीजिए, अपने से अटैम्प्ट करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। और नहीं आए तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ थ्योरी बताया है आपको। हाँ, जब पूरा सेक्शन पढ़ने के बाद ना आए तब प्रॉब्लम है। तब आपके पास 2 मेथड होंगे, या तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा, या 99% एक बार आप उसको रिवाइज़ करिएगा और कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो बच्चों मैं एक एक करके मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उनके सोल्यूशन भी लिखते जाता हूँ। तो फर्स्ट जो है उसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। तो इन हाउ मेनी वेज 20 आइडेंटिकल टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 चिल्ड्रेन इफ़ ईच चाइल्ड रिसीव 0 और मोर टॉयज। तो यहाँ पे मान लीजिए अपने चाइल्ड हैं x, y और z, और अपने पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं 20, और इनको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 20 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 3 चाइल्ड के लिए कितने पार्टीशन लाओगे, तो आप कहोगे 2। तो
तो ये जो 2 पार्टीशन होंगे तो नंबर ऑफ़ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ वेज, तो आप कहोगे कि सर 20 ऑब्जेक्ट तो पहले से ही थे और 2 आइडेंटिकल पार्टीशन उठा लाया हमने, जिसमें 20 एक टाइप के हैं और ये 2 दूसरे टाइप के हैं। तो इसी का आंसर होता है 22C2, और जिसका आंसर हम लोग लिखते हैं 22 × 21/2। तो ये हो गया 11, तो ये 1 11 कम 11 11 दूनी 22 और 1 23, तो 331। तो ये हमने कैसे किया आप लोगों को पता चला। मैंने क्या किया कि अगर आपको भैया 3 देखो, जो हमने ग्रुपिंग की थी स्टार्टिंग में, उसमें याद रखिएगा 0 वाला भी केस काउंट था। अगर इसको हटाना होगा तो देखेंगे क्या करना है, क्योंकि अगले 2 केस में वही चीज़ें बताई गई हैं। तो पहले केस में मैंने क्या किया बच्चों, अगर आपको 3 चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एग्ज़ाम हॉल में ये याद रखिएगा कि 3 की जगह 10 चाइल्ड भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। चाइल्ड का नंबर और ऑब्जेक्ट का नंबर ही चेंज होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर 0 और मोर ट्वाइस कहे तो सीधी सी बात है भैया, 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 पार्टीशन उठा के लाएंगे, वो भी आइडेंटिकल, क्योंकि सर ने हमारा कंसेप्ट क्लियर कर रखा है। और 20 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 20 और 2 हो गए 20 और 2 कितने हो गए 22, और उसमें 2 टाइप के आइडेंटिकल पार्टीशन हैं और 20 टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं। तो ये हम लोग थ्योरी ऑलरेडी पहले से पढ़ के आए हैं, अच्छे से कंठस्थ करके आए हैं। तो हमारे ख्याल से देयर इज़ नो डाउट टू एनी स्टूडेंट एट दिस एक्सप्रेशन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर ही होगा। और ये तो आगे क्या फॉर्मेलिटी है वो तो कर ही लोगे। कुल मिला के आंसर कितना है 231। अब देखते हैं कि अगर एक चाइल्ड को मिनिमम 1 टॉय चाहिए या मिनिमम 2 टॉय चाहिए तो उसका क्या कंडीशन है। तो हम आपको इसी समय क्वेश्चन बता देते हैं। पहला आप लोगों ने नोट कर लिया आंसर तक। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ये जो बच्चे हैं, आप ध्यान से देखते जाना है। ये जो बच्चे हैं ये क्या कह रहे हैं कि भैया मैं जब तक एक चाइल्ड टॉय नहीं लूँगा तो आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं, ये ज़्यादा ही चिल्ला रहे हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट पूरा कर देते हैं एक एक टॉय देकर। और अपने पास जब 17 टॉयज़ बचेंगे उसको जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करें, इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरा हो ही जाएगी। और ये चूँकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम किसको कौन सा टॉय दे रहे हैं उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ़ वेज हो जाएगा, नाउ लिख सकते हो बच्चों। ये नंबर ऑफ़ वेज बार बार आता रहता है पूरे चैप्टर में, इसको आप टाइम बचाने के लिए ये लिखा करिए। तो क्या होगा यहाँ पे, तो टोटल 17 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें 2 पार्टीशन उठा के लाया है। 17 एक टाइप के हैं और 2 ये दूसरे टाइप के हैं। तो ये कितना हो गया 19C2, और 19C2 ये 9 × 18/2, तो ये हो गया 9, तो ये 171। 1 मिनट, पहला आंसर हमने 231 लिखा था ना, एक बार चेक कर लेना। 11 दूनी 22 और 1 23, हाँ ठीक। तो 231 से कहाँ पहुँच गए, 171 पे। तो क्या किया बताओ। कहो कि एक एक चाइल्ड को एक एक टॉय चाहिए और सभी आइडेंटिकल हैं, तो सबसे पहले इनका मुंह बंद करते हैं एक एक देकर। इनका जैसे ही मुंह बंद हो गया तो अपने पास कितने बचेंगे टोटल टॉय, 17 टॉयज़ बचेंगे। और उन 17 को हम लोग 3 चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने पार्टीशन लाएंगे, 2, और 2 आइडेंटिकल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, क्या बोलोगे, आइडेंटिकल होंगे। तो जब आइडेंटिकल होंगे तो ऑब्जेक्ट्स के नंबर कितने हो जाएंगे 19, क्योंकि अब 17 को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस यहाँ पे आपके पास चॉइस है, एक चॉइस तो आपने दे रखी है, 20 से 17 पे पहुँच गए हैं, 3 तो दे ही रखा है उनको। फिर 17 एक टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं और 2 आइडेंटिकल पार्टीशन है, इसकी वजह से 17 फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है और 2 फैक्टोरियल से। तो ये आ गया 171। और सिमिलर वर्क करेंगे, जब इन भूखड़ों को 2-2 चाहिए तो क्या करेंगे, 2-2 टॉय दे देंगे। अब ये टॉय तो खाएंगे नहीं, बेचारे रखे होंगे अपने पास, नहीं तो हल्ला मचाएंगे। तो हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। बस यही है बच्चों, इसमें सिंपल है, एक बार थ्योरी समझ में आ गई ना तो कुछ है नहीं, लल्लू पल्लू थ्योरी होती है इसकी। एग्ज़ाम में आपको बस रिलेट करना है कि जो क्वेश्चन दिया है वो किस थ्योरी पे बेस्ड है। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम 2-2 चाहिए। तो एक्स वाई जेड ये चाइल्ड हैं, इनको हमने 2-2 रिक्वायरमेंट इनकी फुलफ़िल कर दिया। तो अपने पास 6 तो गए, तो बचे कितने 14। अब इन 14 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 पार्ट में। तो नंबर ऑफ़ वेज हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ़ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 14 फैक्टोरियल और 2 लाएंगे पार्टीशन, आइडेंटिकल पार्टीशन, जिसमें 14 एक टाइप के होंगे और 2 एक टाइप के होंगे। तो ये हो जाएगा 16C2, और 16C2 बच्चे होता है 16 × 15/2, तो ये हो जाएगा 8। कितना आ जाएगा आंसर 120।
मतलब ये 120 वो नंबर है जिसमें हर बच्चे के पास मिनिमम कितने टॉयज़ हैं, कितने मिनिमम टॉयज़ हैं। तोते गिन रहे हो क्या तुम लोग? तोता मत गिनिए, आराम से करिए। और हैं 120। तो बच्चों आप मेरे ख्याल से ये समझ पा रहे होगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसमें यही है कि जितनी जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पहले फुलफ़िल कर देंगे और उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। हम कौन सा ऑब्जेक्ट किस बच्चे को देते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल। ये अगर डिस्टिंक्ट रहेगा तो कैसे चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन बच्चों एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों मैंने अगले 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं। मैं अगेन चाहूँगा कि आप पहले नोट कर लें, अपनी तरफ से अटैम्प्ट कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। तो आई होप आप लोगों ने अटैम्प्ट भी कर लिया होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, बेसिकली अटैम्प्ट आराम से कर लीजिए। मैं स्क्रीन छोड़ रहा हूँ, आराम से वीडियो रोकिए, फटाफट नोट करिए। और ये क्वेश्चन तब तक नोट रहेंगे जब तक मैं पूरा डिस्कस नहीं कर देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन में है इन हाउ मेनी वेज 10 फ्रूट्स, मतलब आपको 10 फ्रूट सेलेक्ट करने हैं और आपके सामने है सफिशिएंट नंबर ऑफ़ मैंगोज़, बनाना एंड एप्पल्स। जैसे मैं ही हूँ और मेरा है इस टेबल पे 3 टोकरियाँ रखी हैं और हर टोकरी में सफिशिएंट मैंगोज़, बनाना और एप्पल है। ये स्टेटमेंट का मतलब होता है बच्चों कि मैं चाहूँ तो 10 के 10 मैंगोज़ उठा सकता हूँ, 10 के 10 बनाना उठा सकता हूँ, या 10 के 10 मैं पूरा एप्पल उठा सकता हूँ, या ऐसा भी कर सकता हूँ 2-2 और 6 उठा लूँ, मतलब 2 मैंगो, 2 बनाना और 6 एप्पल। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं IIT JEE या JEE में जब भी आते हैं तो उनमें एक ट्रिक ये होती है कि यहाँ पे जो भी फ्रूट्स हैं या मैंगोज़, बनाना, एप्पल्स हैं उनको आप आइडेंटिकल मानिए, क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस है ही नहीं, क्योंकि नंबर तो मेंशन है नहीं। सफिशिएंट का मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ मैंगोज़, जिसमें हमें 10 से मिनिमम 10 से मतलब है, 11, 12, 13 से अलावा सफिशिएंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, लिमिटेड रहेगा। तो उस केस में क्या करते हैं, उसकी कंडीशंस बनाते हैं, कोफिशिएंट मेथड से कहते हैं, जो मैं आगे बता दूंगा। अभी फ़िलहाल में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ तक है तो आपको क्या करना है, ये XYZ इक्वल टू क्या कर दीजिए 10, और X को बना दीजिए अपना मैंगो, ये अपना है बनाना, और Z है अपना एप्पल। और मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करो, 10 को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे मान लो कि ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और ये आ गया, ऐसे क्वेश्चन तो लिख ही सकते हैं। इसका मतलब 10 के 10 हमने एप्पल उठा लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। इसका मतलब 1 मैंगो, 4 बनाना और 5 एप्पल उठा लिए। द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स इन नंबर ऑफ वेज ऑफ पॉइंट टू बी नोटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स। तो वी नीड 2 आइडेंटिकल पार्टीशन। आप कह सकते हो यहाँ प्लस साइन लाई के पार्टीशन की तरह है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज वो हो जाएगा 10, और 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें 10 एक टाइप के आइडेंटिकल हैं और 2 दूसरे टाइप के आइडेंटिकल हैं। तो ये कितने हो जाएगा, 12Z2, और 12Z2 इज़ 12 इंटू 11/2, तो ये हो जाएगा आपका 66। तो इसका आंसर आएगा 66। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बच्चों बोल रहा हूँ, सफिशिएंट मैंगोज़, बनाना और एप्पल्स का मतलब होता है कि आपके पास पूरी चॉइस है, जिसे आप एक ही टाइप के फल खरीद मतलब उठा सकते हैं 10 के 10। आप यहाँ पे नंबर एग्ज़ाम में चेंज हो सकता है, ये जो मैं 10 लिखा हूँ ये 20, 30, 25 कुछ भी आ सकता है। और ये टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जो हैं ये आपके अलग अलग हो सकते हैं। सफिशिएंट मैंगोज़, बनाना और एप्पल, यहाँ 3 टाइप के फ्रूट्स हैं, 10 टाइप के भी हो सकते हैं, 50 टाइप के भी हो सकते हैं, 5 टाइप के भी हो सकते हैं। उससे नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बस ये याद रखना है कि 10 को हमें 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर है वो टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, तो 12C2 विच इज़ 66। और लकीली बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है सेम आंसर आएंगे। मैं अलग से मिटा के आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखे हैं कि एक सॉल्यूशन है, मतलब एक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, और ये दिया हुआ है 10। नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों कि x भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0,
और जेड भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन आपसे नॉन नेगेटिव इंटीग्रल कह रहा है, मतलब इंटीजर भी होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि सर ये भी तो वही क्वेश्चन हो गया कि आपके पास 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 पार्ट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जैसे मान लीजिए कि 1 6 और यहाँ 3, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 3। ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 9 और 0, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9 और z की वैल्यू 0। तो ये सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन या सिंपली आंसर लिख देते हैं अगर इसका, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 10, और 2 पार्टीशन उठा के लाएंगे। क्यों 2 पार्टीशन? क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोगों ने सीखा था कि 2 आइडेंटिकल पार्टीशन उठा के लाया जाता है, जिसमें 10 एक टाइप के हैं और 2 दूसरे टाइप के हैं। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 66 के इक्वल। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 ही कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि एक बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने बोर्ड पे लिख रखा है, ये है फाइंड द इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20 सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन 1, y इज़ ग्रेटर दैन 2, z इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3। तो इसको करने के 2 मेथड हैं, एक है मेथड 1 और दूसरा है मेथड 2। मेथड 1 ये कहता है बच्चों कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 20, मतलब अपने पास 20 ऑब्जेक्ट्स हैं और मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो x इज़ ग्रेटर दैन 1, दैट इज़ x की वैल्यू 2 और मोर हो सकती है, y ग्रेटर दैन 2, दैट इज़ जो y है वो 3 और मोर हो सकता है, और z इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3। तो एक काम करते हैं, ये x y z जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं, वेरिएबल की जगह चाइल्ड बना देते हैं, बच्चा बना देते हैं इनको। और पहले बच्चे की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 3, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 3। आपके पास 20 टोटल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें आपने 3 3 6 2 8 दे रखा है। तो आपके पास बचा कितना? तो 12 बचा। अब 12 को आप कैसे भी करके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। और कितना आंसर आएगा? तो नंबर ऑफ वेज, तो ये आ जाएगा अपना 12, जिसमें 2 पार्टीशन हैं और 12 एक टाइप के हैं और 2 दूसरे टाइप के हैं, तो विच इज़ 14C2, इसका जो भी आंसर आए। इसका एक और तरीका है बच्चों कि आप ये कर सकते हैं अल्टरनेटिव मेथड कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो 20 है और x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि जो x है वो 2 प्लस t1 है। ये आपका जब नेगेटिव नंबर्स रहेगा ना तब हेल्प करता है। y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, तो y को एज्यूम कर लिया जाए 3 प्लस t2, और z इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, मतलब z को भी एज्यूम कर लीजिए t प्लस t3। तो सिंस x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 20, तो आप इन सारे वेरिएबल्स को रखोगे तो ये हो जाएगा 6 2 8, एक साथ लिख देता हूँ, प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3। इसको थोड़ा समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, इक्वल टू 20। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से? t1 प्लस t2 प्लस t3 की वैल्यू मिल जाएगी 12। t1 प्लस t2 प्लस t3 कितना मिला? 12 के इक्वल। तो एक्चुअली इसका जो नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन से निकाला है। तो नंबर ऑफ वेज क्या लिखोगे? तो लिखोगे 12 ऑब्जेक्ट जिसमें 2 एक टाइप के हैं और अदर 12 दूसरे टाइप के हैं, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 14C2। और ध्यान से देखो ये वही आंसर है। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखिए ये मेथड 2 की इम्पोर्टेंस क्या है। मेथड 2 की इम्पोर्टेंस ये है बच्चों की जब यहाँ पॉजिटिव नंबर रहेगा तो ये तो बोल सकते हैं कि पहले बच्चे को 2 खिलौना दे दीजिए, तीसरे को 3 टॉयज़ दे दीजिए, अगले को 3 टॉयज़ दे दीजिए, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव टॉयज़ का तो मतलब होता नहीं है। और ये भी नहीं कर सकते जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर एक काम करते हैं ना, हमें बांटना है, नेगेटिव का मतलब खींच लेते हैं। अरे बच्चे के पास टॉय है ही नहीं तो कहाँ से खींचोगे यार? नेगेटिव टॉयज़ का होता है, तो नेगेटिव का टॉय से नहीं लिंक कर पाएंगे। तो उसकी एक सब्स्टिट्यूशन है जो इस तरह से भी क्वेश्चन किया जाता है, इसलिए मैंने इसको बताया है। इसमें नेगेटिव हो, जीरो हो, पॉजिटिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप धनाधन करते जाइए और आपका क्वेश्चन तमाम हो जाएगा। तो पहले मेथड में क्या किया बच्चों, एक बार फिर से बताओ मेरे को। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा किया,
फिर जितना बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पार्टीशन और एडिशन सारा कंसेप्ट क्लियर, पक्का क्लियर। पार्टीशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस। मैं वो भी बताऊंगा कोफिशिएंट मेथड, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, आता नहीं है जेईई मेन तक, जेईई एडवांस तक भी नहीं आता। कभी कभार किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैं करा दूंगा जब एडवांस प्रॉब्लम कराएंगे तो। अब कई सोच रहे हैं सर कब कराएंगे और पहले जेईई मेन तो दो, 200 लाओ, अच्छी एनआईटी पाओ, फिर जेईई एडवांस फोड़ो, अच्छी आईआईटी जाओ यार, टेंशन फ्री रहो। और दूसरे मेथड में क्या किया मैंने, तो एक्स की वैल्यू लिख दिया 2 + T1, 3 + T2 और वाई की वैल्यू 3 + T2 और जेड की वैल्यू 3 + T3। जहाँ पे T1, T2, T3 आपके बेटा होल नंबर्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। होल नंबर्स मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर कोई भी, मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 को होल नंबर कहते हैं। तो इस तरह से हमने वैल्यू रखा था। ये 8 कहाँ से आया है, तो इनका समेसन से 8 भाई साहब उधर गए 12 हुआ, और इसका जो नंबर ऑफ वेज है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन का वो जो हमने लिखा है, और इधर जो आंसर आ रहा है आप देख ही रहे हो, दोनों सेम है। तो x की जगह अगर 4x होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके लिए आप मिलिए अगली क्लास में। लेकिन बच्चों आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ताकि वो भी मैथ्स को एंजॉय कर सकें, अच्छे बेचारे स्कोर करें, अच्छी एनआईटी पहुँचें। एक चीज़ मैं बता दूं ना बच्चों, देखो सबका अपना अपना रेफरेंस होता है। मैं जो पढ़ाता हूं उसको आप अच्छे से करोगे तब मेरा जो लोएस्ट मिनिमम एनआईटी होती है वो आईआईटी एमएनआर जो है ना, एनआईटी एमएनआर, उसकी कंप्यूटर साइंस है। मतलब आप 5000 के रैंक के अंदर आओ, यही हम चाहते हैं। आईआईटीज़ मिल जाए बहुत अच्छी बात है, और आईआईटीज़ में भी आप भी जानते हो कि रैंक अच्छी रहेगी तभी अच्छा कुछ होगा, और रैंक के लिए स्कोर चाहिए। हम यहाँ पे दिन रात यूट्यूब चैनल को देखें, दूसरे की नौटंकी सुने कि इतना रैंक पे ये मिलेगा, तो उससे तो अपना इम्प्रूव करेगा नहीं। हम आपको बता दिए हैं, आप ये टारगेट रखो कि आप जेईई एडवांस के पेपर में मिनिमम 70% स्कोर कर दोगे, और जेईई मेन का आप रखिए कि 200+, चाहे वो कितना भी नंबर आ जाए, 200+ में 220 होते हैं, 240 होते हैं या 250 होते हैं, उससे कच्चे ही मतलब नहीं है। 200+ में एक अच्छी एनआईटी आपको मिल जाएगी, आप चाहें कैटेगरी कुछ भी हो। तो अब हम लोग तो मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें पढ़ेंगे। तो ये मैंने बताया आपको ताकि कई बच्चे परेशान होते रहते हैं कितने रैंक पे क्या मिलेगा, है ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस यहीं कितने रैंक पे क्या मिलेगा। अच्छा 400 रैंक, 500 रैंक, 2000 रैंक, ऐसे करते हैं सब। फिर ऐसे कहते हैं रैंक तो आई नहीं। अरे रैंक आएगी बच्चा स्कोर से, आपका कंट्रोल स्कोर पे है। आप दूसरे के बारे में नहीं जानते कि कितना परफॉर्म वो बच्चा करेगा, तो आप स्कोर पे ध्यान दें। कहते हैं ना, आम पे ध्यान दें गुठली पे नहीं, तभी आपकी रैंक बनेगी। आप बेस्ट दीजिए, रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। इसी के साथ मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।